तेजस्वी भी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। पूरे समय विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। बिहार में अभी भी जो क्राइम का रेट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो बाकी जो देश है, नेशनल जो एवरेज है, उससे 20% ऊपर चल रहा है अभी। हम लोग का स्थान जो है टॉप में 22वां स्थान करीब करीब हमारा क्राइम के 21 राज्यों के बाद हमारा स्थान। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। इतना भी आप बिहार में एग्जाम देखिए, यदि हम लोग को पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो हमने तुरंत कैंसिल किया और फिर से री एग्जाम कराया। शराब तो बंद हो गई, लेकिन जहरीली शराब का बड़ा मामला है, जिसमें आप कुछ आंकड़े बता देते हैं। 2016 से लेकर अब तक लगभग 2000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं सिर्फ जहरीली शराब पीने से। तो ये है कि आंकड़ों में आप देखेंगे कि दोनों तरफ से जहाँ पे होती है शराबबंदी है, जहाँ पे नहीं है, दोनों जगह पे मौतें। छात्र विरोध करने आते हैं, हमेशा ऐसे विजुअल आते हैं जहाँ छात्रों को बुरी तरह से लाठियों से मारा जा रहा है, और बिहार में पिछले 2-3 साल से लगातार इस तरह की विजुअल। देखिए, ये उनसे पूछिए जो लोगों को बरगलाते हैं। ये लोग आजकल भाड़े पे मिलते हैं जो जाकर के इस तरह से भड़काते हैं, और कई जो है दल और इस तरह के लोग, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले लोग जो हैं, इसको जानबूझ के भड़काते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित फ्रांसिस और मेरे साथ हैं मेरे साथी उदय भटनागर। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं, उनकी पहली पहचान है कि वे साल 2000 में ओडिशा कैडर से आईएएस बने थे। इससे पहले भी उनकी एक पहचान थी कि वे दिल्ली आईआईटी से सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। 21 साल आईएएस रहने के बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए। जब वे राजनीति में आए तो वो जेडीयू में जनरल सेक्रेटरी बने। इसके अलावा उन्होंने नीतीश सरकार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपदा प्रबंधन और 7 निश्चय जैसी बड़े प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस और जेडीयू के सीनियर लीडर मनीष कुमार वर्मा जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा, आप पहला सवाल आपकी स्टोरी से ही शुरू करते हैं जी। आप आईएएस थे, 21 साल आप आईएएस रहे, सीनियर आईएएस थे। लाइफ का ऐसा कौन सा मूवमेंट था या वो ऐसी कौन सी घटना थी जब आपको लगा कि नहीं अब सिविल सर्विसेज वाली ये नौकरी को छोड़ देते हैं और पॉलिटिक्स में जाते हैं? क्या किसी ने अप्रोच किया था जेडीयू से या नीतीश जी से आपकी कोई बात हुई थी? वो कौन सा मूवमेंट था लाइफ का? देखिए, मैं करीब करीब 12 साल या 11 साल कह लीजिए उड़ीसा में रहा। 2012 में मैं बिहार आया था, और बिहार जब आया था तो उस समय मुझे नहीं पता था कितना दिन रहूँगा। 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आया था, तो 12 से 5 साल के लिए 17 में ख़त्म हो जाता। तो शुरू में तरह तरह की पोस्टिंग मिली मुझे। पहले पूर्णिया डीएम बनाया गया, पटना डीएम बनाया गया, और बिजली की जब बात हुई तो मुझे बिजली कंपनी में, मैं बिजली कंपनी के चारों कंपनियों में एमडी का पोस्ट ले रहा चुका, और इस तरह से बिजली कंपनी में काम किया। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है, जब मेरा प्रमोशन सेक्रेटरी के रूप में हुआ, तो मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग एज सेक्रेटरी टू सीएम के रूप में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में। तो एक बिहार के विकास के साथ मैं जुड़ा हुआ था, एक व्यक्ति था, और मेरा करीब करीब 4 साल डेपुटेशन बढ़ाया गया। मैंने हालांकि अप्लाई नहीं किया था, लेकिन 4 साल एक साल कर करके मैं 2021 तक, आप जोड़ेंगे 12 से 9 साल तक मैं डेपुटेशन में रहा, और बिहार में ये हाईएस्ट है। जब बात आई कि जब डेपुटेशन पीरियड एक तरह से ख़त्म हुआ तो एक चॉइस था कि भाई हम जा करके उड़ीसा में काम करें या यहाँ करें। तो मुझे लगा कि उस समय की जो परिस्थिति है कि यदि हम इस तरह का योगदान दे रहे हैं और समाज के स्तर पे भी यदि हम इस तरह का योगदान देते हैं, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में समाज से जुड़ते हैं, तो राज्य के लोगों की मैं बेहतर सेवा कर पाऊंगा। इसी के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके मैंने अपनी सेवा से रिजाइन दे दिया, और जो भी है, ऑफ कोर्स जो हमारे मुख्यमंत्री उनकी सहमति भी थी, ऐसी बात नहीं है। और तो आ करके मैं बिहार में काम करने लगा, और आप जानते हैं कि उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री का सलाहकार के रूप में मुझे नियुक्त किया गया, और आपदा प्रबंधन में भी मुझे सदस्य के, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुझे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जहां मैंने काम किया, अपना योगदान दिया। और पिछले करीब करीब 9 जुलाई को 2024 को मैं दोनों पदों से इस्तीफा दे करके मैं यहाँ पर अभी पार्टी को ज्वाइन किया,
और दो दिन के भीतर ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कृपा करके मुझे राष्ट्रीय महासचिव की पदवी दी। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना भरोसा मुझ पर जताया। आपने भरोसे की बात करी, जी। सीएम के भरोसे की। अब जो विपक्ष है इस भरोसे पर एक आरोप लगाता है, उनका ये कहना है कि आप सजातीय हैं, उसी जिले से आते हैं जिस जिले से सीएम आते हैं, तो एक ही जिले के, एक ही क्षेत्र के होने का और सजातीय होने का कहीं ना कहीं आपको ये फायदा मिला कि पार्टी में सीधे आपको एक बड़ा पद दे दिया गया आते ही। सर, इस आरोप पर क्या है? देखिए, आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं। आप किसी भी इंटेंशन से काम करेंगे, आरोप हमेशा लगते रहते हैं। आप इधर कहेंगे तो उधर का आरोप लगेगा, उधर कहेंगे तो इधर का आरोप लगेगा। मैंने अपना काम किया है, और कोई भी नेतृत्व किसी व्यक्ति में यदि कोई क्षमता देखता है, कोई पोटेंशियल देखता है, कोई कुछ देखता है, तभी उसको कुछ दायित्व दिया जाता है। यदि दायित्व उसी को मिलता है जो निर्वहन कर सके। सर, मेरा अगला सवाल यही है, आपने बताया कि जिस तरह से आपने आपदा प्रबंधन में या फिर बिजली के लिए काम किया, एक और बहुत नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है सीएम नीतीश का, कि जो 7 निश्चय वाला था, जब 2015 में वो आया तो इससे भी आप बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, आपने उसमें भी काफ़ी योगदान दिया अपना। इसमें मेरा सवाल ये है कि उस पर कई आरोप ये भी लगे कि उसमें फंड का मिसयूज़ हुआ या उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई। आप पर्सनली इस प्रोजेक्ट को कितना सफल और कहाँ पर इसमें कमी पाते हैं? मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतम प्रोजेक्ट में एक मानूंगा। बिहार के इतिहास में इतना बड़ा जो निर्णय 7 निश्चय का है, ये इसका बहुत दूरगामी परिणाम निकला है। सर, आंकड़ों से इतर आके मैं बिल्कुल ज़मीन पे बात करता हूँ। मैं बिहार आया, पटना उतरा, अपना पटना से फिर उसके बाद जहाँ हम रुके वहाँ गए। अब पटना स्टेशन से मेरे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ मैं जा रहा हूँ तो कई जगहों पर बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। जाम का मैं कारण देख रहा हूँ तो दोपहर में 2 बजे, जबकि वर्किंग आवर्स नहीं है, तब भी जाम लगा हुआ है। बारिश हुई थी जिस दिन मैं आया था, तो सड़कों की मैं हालत देख रहा हूँ तो ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है जहाँ बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है। पता चला कि सुबह 7 बजे बारिश खत्म हो गई थी, मैं दोपहर 2 बजे के करीब आया तब भी पानी भरा हुआ है। गलियों की हालत यहाँ पर, जो पटना सिटी के अंदर भी गलियों की हालत ख़राब। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर, 20 साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार एज अ सीएम, अब उनके पास ऐसा क्या तर्क है या पार्टी के पास ऐसा क्या तर्क है कि अभी भी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पटना सिटी मतलब राजधानी के अंदर भी दुरुस्त नहीं कर पाए? पटना में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का ये सिस्टम नहीं था। सीवरेज प्लस स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज दोनों मिला हुआ था। तो एक जो नमामि गंगे की जो स्कीम आई, उसमें जो सिर्फ सीवरेज का प्रोजेक्ट था, तो उसका सीवरेज का काम हो गया और उससे जो है सारा सीवरेज ले जा करके वहाँ पे ट्रीटमेंट का उसका प्लांट बना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का उसका जो है पूरे पटना में उसका काम नहीं हुआ था। कई नाला में काम होना था और कई जगह पे वो सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के उसमें काम डिफरेंट स्टेज में चल रहा है। और इसी कारण से है कि जैसे जहाँ जहाँ पे काम हुआ है वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं आई, लेकिन कई जगह पे जहाँ पर काम होना बाकी है वहाँ पर इस तरह की समस्या आई है। और चूंकि इस बार भी आप देखेंगे कि एक एक दिन में 300-300 मिलीमीटर बारिश हुई। जो पहले जो पिछली बार की बात हुई थी उस समय 150 मिलीमीटर की बारिश हुई थी और पूरा पटना भर गया था। इस बार 300 मिलीमीटर की बारिश और कम से कम 5 दिन तक लगातार हुई है। डेली कुछ ना कुछ बारिश होती गई। तो इस सिस्टम पे ओवरलोड था जो नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए भी काम 1500 करोड़ से करीब करीब डिफरेंट जगहों पे योजनाएं चल रही हैं, उसमें काम होगा और बढ़िया से ये सारी व्यवस्था आपको दुरुस्त हो जाए। रही बात कि ये पहले से ये प्रॉब्लम थी अर्बन डेवलपमेंट में कि कई जगह पर ड्रेनेज प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन नहीं हुआ है। राज्य सरकार के संसाधन से जब 7 निश्चय के जो काम हुए थे तो 7 निश्चय में हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया था। अर्बन क्षेत्रों में उस समय उतना नहीं हो पाया जो ड्रेनेज का प्रोजेक्ट हुआ। 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने स्पेशल इस पे फोकस दिया कि हम लोग जितने भी शहर हैं उसमें ड्रेनेज की जो समस्या है उसको सुधारेंगे। और कई शहरों में इस तरह के ड्रेनेज के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उसमें काम चल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ जो आपने एग्जैक्टली बात की, लगातार मैं ये बात सुनता हूँ लोगों से, टैक्सी ड्राइवर्स, आसपास के लोग जितने भी पटना बिहार में जहाँ जहाँ हम लोग गए, कि जब भी नीतीश सरकार के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो अपने को कंपेयर करने लगते हैं किसी पिछली दुनिया से, कि आप पहले तो देखते तो ऐसा था, पहले सड़क देखते तो वैसा था, पहले क्राइम देखते तो ऐसा था। 20 साल बाद भी ये कहना पड़ रहा है, कंपेयर करना पड़ रहा है अगर लालू सरकार से। आपको नहीं लगता कि ये आपका भी फेलियर है कि अभी भी यही कंपेयर चल रहा है 20 साल बाद? मैं एकदम नहीं इसको फेलियर मानता हूँ। मैं
आप कंपेयर कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी स्टेट का जो इकॉनमी होता है उसका एक बेस होता है, उसका जिस जगह से स्टार्ट करता है वहाँ से आप चलते हैं। जब 2005 की बात करें तो इकॉनमी का हमारा बेस था 1 लाख करोड़, और उस समय से आप जैसे है कोई भी जगह पे यदि ग्रोथ होता है तो एक इकॉनमी एक क्षमता होती है और उसके अनुसार उसका ग्रोथ रेट होता है, और ग्रोथ रेट भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है। कहीं भी आपने ये नहीं सुना कि 50%, 60% कहीं का किसी जगह का ग्रोथ हो। किसी भी वर्ल्ड के किसी कंट्री की आप बात कर लें, एक जितनी भी क्षमता है, जितना आपका जीडीपी है, उसके सर्टेन परसेंटेज सेविंग होता है और उसको इन्वेस्टमेंट करके आप सर्टेन उस पर ग्रोथ रेट पाते हैं। जब शुरू में जब यहाँ पे सरकार आई तो आपको देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियाँ थी। जिस तरह का फाउंडेशन रहेगा उस पर आपको काम करना होगा। इकॉनमी अपने आप नहीं चलती है, उसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? तो अब सड़क नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिजली नहीं है, आप कैसे ग्रो करेंगे? मॉडर्न इकॉनमी कैसे चलेगी? इसमें कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? जब सब चीज़ इस तरह से धाराशायी है और आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो लिमिटेड रिसोर्स को आप एजुकेशन में देंगे, सड़क में देंगे, कहाँ देंगे? इतना ही जब आपको 24,000 करोड़ का बजट है जिसमें आपको सब तरह के काम करने हैं, कैसे आप करेंगे? 24,000 करोड़ में आपको सैलरी भी देना है, ये भी करना है। तो कितनी सरकार सूझबूझ के साथ उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से इन्वेस्ट की, आप इस पे विचार कीजिए कि कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई और किस तरह से हमने ग्रोथ को आगे किया है। कहाँ से हम चले जब आपके पास कोई सड़क नहीं है, सब जगह पर गड्ढा है, एक एक जगह जाने में आपको 10-10 घंटा लगता है। तो इकॉनमी जब है तो उसका पहला चीज़ है इकॉनमी को पटरी पे लाने के लिए कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन जैसे होता है बॉडी में, यदि ब्लॉकेज हो जाएगा तो अंग बेकार हो जाता है। तो हर ब्लॉकेज को ठीक कराना, पूरे जो धमनियाँ हैं, आर्टरी है, आर्टरी आप जैसे बॉडी फंक्शन करने कि आपका सब आर्टरी ठीक से काम करेगा, वैसे आपके बॉडी, ये राज्य की इकॉनमी में यदि सड़कें ना हो, कम्युनिकेशन के चैनल ना हो तो इकॉनमी आगे बढ़ नहीं सकती। तो सब चैनल को ठीक कराने में आप लिमिटेड रिसोर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले गड्ढा बना दिया लोगों ने, हम लोगों ने गड्ढे को पाटा, पहले सड़कें बनाई, बिजली लाई, इस तरह का बेसिक चीज है। कोई भी चीज में कहीं भी शुरुआत करें तो बेसिक का, अब बेसिक को ही हमको दूर करने में इतना देर लगा। क्यों दूर करने में देर लगा? अरे भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं। यदि सरकार में, यदि सोसाइटी में और यहाँ के जीडीपी में इतनी क्षमता होती तो हम पहले नहीं कर देते। बहुत सिंपल कहना है कि हम दूसरे से पीछे क्यों हैं। सर, इस तरह की भी चर्चाएं हैं आजकल। एक तो इलेक्शन का माहौल है, चुनाव है, कि पार्टी में आप अचानक से बैक सीट पे चले गए हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा हैं जो उनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं। ये जो थ्योरी चल रही है इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब मीडिया में उछाली हुई चीज़ें हैं, झूठ मूठ की बातें हैं। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि इधर मैं 3 जिलों में गया और विभिन्न जिलों में हमारा जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, मैं हर सम्मेलन को अटेंड कर रहा हूँ। अभी समस्तीपुर गया हूँ, वारिसनगर गया हूँ, दरभंगा के बेनीपुर में गया हूँ, उसके बाद मधुबनी के लौखा में गया हूँ। तो हर जगह पे जहाँ पे भी पार्टी से मुझे जिम्मेदारी मिल रही है वो काम कर रहा हूँ। इस तरह की बातें उड़ा करके, ये हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और जब भी है मिलता हूँ मैं उन्हें बहुत सम्मान से उनको देखता हूँ। काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी 2005 से पहले ही से वो हमारी पार्टी में है और पार्टी को गाइड कर रहे हैं। तो कहाँ इस सब की बात ही नहीं होती। मीडिया की आपने बात की, मीडिया में एक और नैरेटिव चलाया गया, एक और मीडिया में एक तरह से ये बात चली कि आप जब पार्टी ज्वाइन किए तो नीतीश के उत्तराधिकारी करके एक नैरेटिव चलाया गया। आपको लगता है इसका आपको कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात है कि कोई भी यदि ज्वाइन करता उसको सीधा इस तरह से मीडिया में उछाला जाए। कहीं इस तरह की बात नहीं, कहीं कोई इस तरह के बात ही नहीं थी और इस तरह से मीडिया में उछाला गया उत्तराधिकारी और ये सब। आप जानते हैं डेमोक्रेसी है और पार्टी का अपना सिस्टम होता है, हर को अपना साबित करना होता है, ये करना होता है, हर अपना योगदान देता है। ये उत्तराधिकारी की बात कहाँ डेमोक्रेसी में आती है? कहीं भी आजकल उत्तराधिकारी की बात होती है, लेकिन इस तरह से ये दुखद है कि इस तरह की बातें उछाली गई और ये होना नहीं चाहिए। आप क्या झूठ मूठ के कयास, बिना फैक्ट के जो कयास लगाए जाते हैं वो ठीक बात नहीं है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी और इस तरह की बातें उछाली गई और ये होना नहीं चाहिए था। मैं ये इतना जरूर कहूँगा।
आपने अभी बताया कि संजय झा के साथ आपके अच्छे रिश्ते, पार्टी के भी अपने आपके जो लीडरशिप है उसको भी आप लगातार देख ही रहे हैं। हम जब ज़मीन पे कई सारे ऐसे काम अभी घूम ही रहे हैं पूरा बिहार, तो कार्यकर्ताओं से भी मिलना हो ही जाता है, कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। जब बात करते हैं तो एक चीज़ निकल के आती है कि जो जेडीयू का कोर वोटर है, जैसे कोरी, कुर्मी, धानो, कुशवाहा, ये वर्तमान में पार्टी का जो भी नेतृत्व है, जो भी टॉप नेतृत्व है, उनसे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। जैसे इनमें कई समाज के लोगों ने तो सोशल मीडिया पे अपने अपने पेज बना लिए हैं और वो जेडीयू के ही कार्यकर्ता हैं, जेडीयू से ही जुड़े हुए हैं या फिर वोटर हैं एक तरह से जेडीयू के कोर, और वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है या कुछ और लोग भी हैं जो बीजेपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो सर, इसको आपको क्या लग रहा है कि जो जेडीयू में भी फिलहाल में जो फैसले हो रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा बहुत? नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ग्राउंड पे ऐसा नैरेटिव है सर। लेकिन क्या होता है कि पार्टी में जब ये पार्टी जो हमारी है, ये किसी खास जाति वर्ग धर्म की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी की जो विशेषता है कि बिहार के हर समाज के लोग, हर जाति के लोग इस पार्टी में हैं। हाँ, उनकी संख्या भिन्न हो सकती है, किसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है, किसी की संख्या कम हो सकती है, लेकिन हर समाज के, हर धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं और उसको अपना घर मानते हैं, क्योंकि विचारों के आधार पर ये समाजवादी विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा के आधार पे सभी जाति धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसको अपना घर मानते हैं। बहुत दिनों से चल रहे हैं, कई लोग तो काफ़ी दिनों से, 94 से गठन हुआ है पार्टी से, तब से जुड़े हुए हैं। और ये है, अब क्या है कि इस तरह की बात जब भी कहीं पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी आयोग के गठन की बात होती है और इस तरह की बातें होती है, तो उसमें कई लोगों को उम्मीद रहती है। कई जगह पे, जैसे आप टिकट के बंटवारे की बात भी कहेंगे, तो पार्टियों में क्या होता है, कई दावेदार होते हैं। तो इस तरह से कई दावेदार रहते हैं और उसमें कुछ दावेदारों का यदि उनका नहीं हो पाया या कुछ हुआ तो विक्षुब्ध रहते हैं, ये होता ही है। अब जिनको टिकट मिला और जिनको टिकट नहीं मिला, तो जो कई लोग होते हैं जिनको टिकट नहीं मिला होता है, तो उनसे बात करेंगे तो तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी इस तरह की बात होती है तो सब लोग, पार्टी का नेतृत्व सभी सामाजिक समीकरणों को, समाज की स्थिति को, सब चीज़ को ध्यान में देते हुए ये पूरा का पूरा काम करती है। और इसमें यदि कोई विक्षुब्ध है, इस तरह की बात करता है, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अभी हाल की एक घटना में देख रहा था, जो जेडीयू के रुख में जो बदलाव नज़र आता है बीजेपी के साथ आने से। अभी आपने भी वो वायरल वीडियो देखी होगी कि एक कार्यक्रम में नीतीश जी मौजूद थे और वहाँ उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की गई और उन्होंने खुद नहीं पहन के किसी और जेडीयू लीडर को पहना दी। इस पे वहाँ मौजूद मदरसा टीचर जो थे वो प्रोटेस्ट भी करने लगे। तो इससे भी लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के साथ आके जेडीयू कुछ वैसा ही बिहेव करने लगी है, या कुछ उनके जो एजेंडे हैं वो जेडीयू में भी अब लागू होने लगे हैं। मुस्लिम भी उससे नाराज नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हमारे जिस गठबंधन ने जितना काम किया है वो शायद ही किसी इतिहास में कभी काम हुआ। हर तरह के क्षेत्र में काम हुआ है और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जदयू ने काम किया है। जदयू हर समय गठबंधन में थी, तो उनकी भी, यदि बीजेपी की है तो उनकी भी भूमिका रही है उन सब कामों में। लेकिन अब पहले वाली बात रही नहीं मनीष जी। अब इक्वेशन चेंज हो रही है, ये अब बीजेपी राइज कर रही है बिहार में। तो क्या आपके गठबंधन में आप पे प्रेशर है? अब देखिए, ये परसेप्शन की बात होती है। पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उस समय परसेप्शन था कि भाई जदयू खत्म हो गया। चारों तरफ से मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि जदयू फिनिश हो गया है, कुछ नहीं बचा जदयू में, सब कुछ फिनिश हो चुका है। जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि हम लोग जो है 16 सीट पे लड़े और 12 जीते, बीजेपी 17 सीट पे लड़ी और 12 जीती। तो आपका जो ये स्टेटमेंट था कि हाँ भाई कि ये जो है खत्म हो गया, कमजोर हो गई, तो ये नैरेटिव जो है समय समय पे चलाते रहते हैं। आपने बोला गठबंधन कितने भी बदले हों, लेकिन सीएम नीतीश अपनी जो भी पॉलिसीज थी उनको लेके चलते थे। 20 साल से नीतीश ही सीएम है, लेकिन अभी फिलहाल में जो एक नई चीज़ आई है वो ये है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी भी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी अचेत अवस्था में है। उनकी सेहत को लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। जब मैं फील्ड पे भी जा रहा हूँ तब वहाँ पर भी कई लोगों को कई तरीके की इस तरह की बातें हैं। मेरे पास आपसे पूछना है कि
अब जैसे कई वीडियो भी आए, उनमें भी किसी जैसे राष्ट्रगान वो कर रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बात कर रहे हैं, या फिर वो बोलते बोलते थक रहे हैं एकदम से, तो बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ भी बाहर हैं। तो जेडीयू एक बार ये क्लियर क्यों नहीं कर देती कि नीतीश कुमार की अभी इस समय स्थिति क्या है? नहीं तो ये तो बार बार बोला गया है। आप तो तबीयत के विषय में बहुत लोगों ने पूछा, हर जगह पे सवाल करे जाते हैं, हर जगह पे। मैं भी पहले बार जितने भी इंटरव्यू दिया हूँ सब में बात इसकी रखी है। उनके पुत्र निशांत जी भी सामने कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि भाई पिताजी एकदम ठीक है। हर तरह के लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब देखिए कि अब जो है जो एक तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, पूरे समय विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी वो अपने पुत्र को सीएम बनाना चाहते हैं और कोशिश वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब देखा उन्होंने कि उनका पुत्र जो है, उनके लड़के हैं, उनमें उतनी क्षमता नहीं है और कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। और आप देखिएगा कि जब उन्होंने आरोप लगाए थे, पिछले साल फ्लड आया था, चारों तरफ जनता त्राहिमाम कर रही थी, उस समय तेजस्वी जी विदेश में थे, बाहर घूम रहे थे। यहाँ पे जब भी इस तरह की जब नीड होती है, जनता की नीड होती है, तब वो सामने कहीं नहीं दिखते हैं। परिश्रम, उनसे परिश्रम नहीं हो पाता है। आप सर सीएम से काफ़ी आपका मिलना जुलना है, आप उठते बैठते भी हैं, सेहत को लेकर या किन चीज़ों को लेकर चर्चा होती है अभी फिलहाल, और जो ये आरोप लगते हैं इन पर कभी बात होती है उनसे? नहीं, बिहार, मैं सीएम के साथ बहुत सालों से, आप देखे होंगे शुरू से ही, जब 16 से जब से हूँ तब से तो साथ ही हूँ, और मैंने सीएम को बहुत करीब से देखा। मुझे हर समय आश्चर्य लगता था ये कैसे व्यक्ति हैं, जब सुबह से उठते हैं तो उनके दिमाग में ही चलते रहता है क्या करना है बिहार के लिए, कैसे ठीक होगा, कौन सी मॉनिटरिंग करनी है। और मैं सचिव के रूप में बहुत मेहनत किया करता था, सिर्फ इसीलिए कि उनके काम पे, उनका जो सोच है उसको कैसे जमीन पे उतारूं। आरोप तो उनके पास भी पहुंचते होंगे, इस पर क्या वो बोलते हैं? किस जो आरोप लगते हैं सेहत को लेकर उनकी, या फिर बहुत सारी चीजें? हंसते हैं कि भाई किस तरह का सब लोग उड़ाते रहते हैं। तो बार बार कहते हैं भाई देखिए क्या क्या बोलते रहता है, सब लोग कुछ भी उड़ाते रहता है। अब इस तरह की बातें को आप क्या खंडन कीजिएगा, किस तरह की आप कहिएगा? एक बार आगे खंडन क्यों करेंगे? तो ऐसे ही है। अरे भाई जब सब काम हो रहा है, या आपको पॉलिसी में, काम में, घूमने में, सब जगह पे, तो जाकर के खाली स्वास्थ्य ठीक है ये बताएं। अरे कोई भी चीज का है आप इन्फ्रेंस से ना निकालते हैं भाई कि व्यक्ति क्या कर रहा है। आपने बताया कि जब आरोपों पे तो वो हंस देते हैं, मुझे बस एक सवाल था, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो कभी इस पर भी बात होती है कि बीजेपी को लेकर अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ है कि विपक्ष भी ये चीज़ लगातार बोल रहा है, तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी साइडलाइन कर रही है, और हो सकता है कि चुनाव के बाद जेडीयू को तोड़ने या फिर आप खुद में मर्ज कराने की भी इस तरीके की कोशिश हो। तो इसको लेकर क्या पार्टी के अंदर या सीएम में आपको कोई असहजता दिखी या कोई चर्चा? एकदम नहीं, एकदम नहीं। ये जो बात है, विपक्ष अपना नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। विपक्ष वोटरों को डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई घबरा जाएं वोटर, कि इस तरह का जो कुछ लोग होते हैं जो अफवाह में विश्वास रखते हैं, अफवाह फैला दो जिससे वोटरों में घबराहट हो जाए। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। जो है गठबंधन पूरे मजबूती के साथ है और पूरे समझदारी के साथ चल रहा है, और हम लोग जो है पूरी मजबूती के साथ पांचों दल मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और विपक्ष के इस तरह अफवाहों पर कोई भी हमारे वोटरों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें एक सवाल मनीष जी ये होता है कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी का इतिहास इस मामले में बहुत ख़राब है। ज़्यादातर अपनी सहयोगी पार्टियों को तोड़ना, उनके एमएलएस को अपनी तरफ ले आना, है ना। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, आपने अकाली दल के साथ देखा है ना, तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं। तो क्या जेडीयू सच में इतना भरोसा करने लगी है बीजेपी पे कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगी, या कोई बैकअप प्लान है आप लोगों के पास कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक बार फिर से हमारे जेडी की तरफ देख सकते हैं? देखिए ये सब बात जो है, जो हर स्टेट की अपना वहाँ पर परिस्थितियाँ होती है। महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है, आपका पंजाब की परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ पे परिस्थितियाँ डिटरमिन होती है वोटर के कंडीशन के अनुसार। हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं वो उसका जो विचारधारा को मानते हैं, जो समझ हैं, वो इस तरह से ये है कि उसमें किसी तरह का इस तरह का स्कोप नहीं है। जो वोटर हमारे हैं वो हमारे हैं, जो हमारे साथ हैं वो हैं। तो उसको चाह करके भी कोई दल जो है या कुछ इस तरह से डगमगा दे, वो ऐसा है नहीं।
आप खुद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं क्या इस बार? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अभी है। जब पार्टी सोचेगी या कोई समझेगी कि हाँ यदि कहीं लड़ना है तो जिस समय उसे दायित्व देगी तो उस समय कर लड़ेंगे, अभी तो कोई बात ऐसी नहीं है। ये प्रशांत किशोर एक नया फैक्टर है आजकल विधानसभा चुनावों में, वो काफ़ी बोल भी रहे हैं, काफ़ी अटैकिंग है नीतीश, खासकर सीएम नीतीश की नीतियों को लेके, उनकी हेल्थ को लेके इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अब इस बार जेडीयू खत्म हो जाएगी या जेडीयू का सारा वोट बैंक उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो भी विकास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसा एक वक्त पे जेडीयू कर रही थी। इस पे आप प्रशांत किशोर की इस पॉलिटिक्स को या उनके इस रोल को इन विधानसभा चुनावों में कैसे देखते हैं? आप देखिए कि प्रशांत किशोर की जो है कोई भी विचारधारा नहीं है, ये कन्वीनियंस की विचारधारा है। जब आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं उनके विचारधारा को आप प्रमोट कर रहे हैं, जब आप कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, आप जनता दल यू के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जनता दल यू के साथ भी रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो एक तरह से हमारी विचारधारा से सहमत थे तब तो वो हमारी पार्टी ज्वाइन किए, यहाँ पे किए और फिर तुरंत जाकर के वहाँ पे आंध्र प्रदेश में काम करने लगे, जो तेलंगाना में है वहाँ पे वाईएसआर के साथ हाँ उनके साथ काम करने लगे। तो इनका जो है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई विचारधारा है, कोई ये है, वो रणनीतिकार है। उनको एक तरह से जो इस तरह के जो टेक्निकल काम होते हैं वो करने का उनका है, मैं मानता हूं कि उनके पास एक्सपर्टीज है और उनके साथ साथ देश में कई ऐसे लोग हैं उनकी भी एक्सपर्टीज है, वो अकेले नहीं है कई लोग। लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो जदयू को 2010 के चुनाव में 114 सीटें मिली थी और जब 2015 की बात करें तो 71 सीटें मिली थी। तो प्रशांत किशोर जी इतने बड़े रणनीतिकार थे, इतने बड़े उनका ये था, तो हमारी सीटें क्यों कम करवा दी भाई? जब उन्होंने कहा कि हम जो है मैंने कंधा लगाया, नीतीश जी तो कहीं के नहीं थे, वो उनका कोई वजूद खत्म हो गया, तो भाई आप आ करके मेरी सीटें जो है 114 से 71 पे पहुंचा दिया, तो भाई कौन सी इसमें रणनीति आपकी काम कर रही है? आप जनता को जवाब दें, ये तो समझने की बात है ना। इससे कनेक्टेड सवाल ये है कि जैसे आप भी ग्राउंड पे जा रहे हैं लगातार, आपने बताया, आपको क्या लगता है कि जो पीके है या जनसुराज है वो किस पार्टी या किस गठबंधन के वोट काटने वाले हैं, या फिर उनके हिस्से कितनी सीटें आ सकती हैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इनके पास कोई वोट नहीं है। जनता जो है ये एग्जिस्ट करते हैं रील्स वीडियोस में। इनकी जो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि रील्स वीडियो बनाओ, खूब इसको जो है प्रचार तंत्र में डालो, और इनका अपना एक सिस्टम एक्सपर्टीज इसमें है कि वो अपना पूरा रील्स वीडियो जो बाहर करते हैं और उसको इस तरह से प्रचारित करते हैं कि उनका बहुत प्रिंसिपल एक बहुत साफ है। एक हिटलर जो आप जानते हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था, जोसेफ ग्लोबिन्स कहते हैं उसको। उसने एक बात कही थी कि किसी भी झूठ को बार बार बोलो। जब बार बार आप बोलते हैं और बार बार पब्लिक सुनती है तो पब्लिक उसमें विश्वास करने लगती है। ये इसी बात को कि कोई भी चीज़ ना भी हो तो एक काल्पनिक असंतोष को जन्म दो और जनता में इस तरह का असंतोष पैदा करो, जहां ना भी है तो बार बार झूठ बोलने से लोग विश्वास आपका करने लगेंगे और इस तरह का आप प्रचार करो। तो इसी प्रिंसिपल पर ध्यान करके ये डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं। इनका कद बहुत छोटा है, लेकिन जो कहते हैं ना, जो छोटा रहता है अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। बहुत सिंपल है, इंटरव्यू दो, बड़े बड़े दावे करो और इस तरह से जनता के बीच में अपनी बड़ी पर्सनैलिटी लेके जाओ। जनता इनके समझती है कि इनको कोई पब्लिक वर्क में, लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए पीके से आपके पुराने गठबंधन की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तेजस्वी भी शामिल हैं, सैनी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं और भी दल जो है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें वोट चोरी की जो आरोप लग रहे हैं, इससे 2025 का जो चुनाव है उसमें एनडीए पर कितना क्या असर पड़ेगा, ग्राउंड पर वो कितना? देखिए इसमें कोई असर, मैं तो अभी घूम के आया हूँ, सब जगह से बात करता रहता हूँ और मेरे संबंध है पुराने, सब जितने भी सहयोगी हैं, कई जूनियर भी हैं, कई सीनियर भी हैं, उनसे बातें भी होती रहती है। तो ये समझना चाहिए कि जो इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ उसमें क्या है कि
हर समय, इस समय नाम दिया गया, लेकिन हर साल हर बार जो चुनाव होता है उसमें लास्ट में रिवीजन कराया जाता है और इसमें जो जोड़ने वाले और किसी मरने वाले उनका नाम हटाया जाता है और कहीं बाहर जो चले गए हैं उनका भी सुधारा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करीब 65,000 का डेटा आया है, 65 लाख का डेटा आया है कि इसमें जो जो हुआ है उसमें कई जो है मृत वोटर थे, तो ऐसे भी उनको हटाना था। कोई लोग वहाँ छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको भी हटाना था। तो जितने भी हटाए गए हैं ये हैं, मैंने सबसे पूछा है कि यदि हटाए जाते तो हमारी पार्टी के भी अफेक्ट होंगे, बीजेपी भी अफेक्ट होंगे, सबके अफेक्ट होंगे। शराबबंदी है बिहार में। मैं और हम लोग जब सब लौट रहे थे तो हम गाड़ी में, ऑटो में बैठे हुए हैं तो वहाँ बातें हो रही हैं, या कहीं भी आप नुक्कड़ में चले जाएं वहाँ बातें हो रही हैं कि शराब तो भैया आप बता दीजिए हम कहाँ रह रहे हैं, हम फ़ोन पर तुरंत आपको घर पर भिजवा देंगे, रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन होम डिलीवरी हो जाएगी, आसानी से पहुँच जाएगी आपके घर। फिर हम जाते हैं, बात करते हैं किनसे, क्या नाम है, अधिकारियों से या किसी से, तो दबे उसमें भी दबी आवाज़ में वो भी ये बोल देते हैं कि देखो ये नीति क्या है ना कि घर में जब तक पियो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर सड़क पे मत दिखना। तो अब सर आपको नहीं लग रहा है कि शराब नीति, जो ये शराबबंदी वाली जो नीति थी, कहीं ना कहीं फेल रही है? नहीं, मैं इस बात को एकदम नहीं मानता हूँ कि ये शराब नीति गलत नीति है। अभी जो है शराबबंदी के जो असर हैं उसको देखा गया। एक लैंसेट मैगजीन आती है, मेडिकल की मैगजीन है, प्रतिष्ठित मैगजीन है, मैं उसकी रिपोर्ट, हम नहीं जानते थे, एकाएक किसी ने ला के दिया और मैंने उसमें देखा कि जो शराबबंदी के क्या असर हुए हैं, क्या उसमें, तो उसमें साफ दिखाया कि बहुत बड़ी संख्या में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस खत्म हुए हैं। बड़ा जो है इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ है लोगों के कंजम्पशन में, और जो आप कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन भी है शराब का, वो पहले जितना था उससे काफ़ी कम गया है इसमें कंजम्पशन। ये जरूर है कि कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जितनी भी कोशिशें हुई, जैसे कानून बनते हैं, हर तरह के कानून बने हैं, बताइए किसी भी समाज को रेगुलेट करने के लिए कानून का होता है, और आज से नहीं कई सालों से कानून बनते रहे, लेकिन कानून बनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कानून 100% पालन होते हैं। अब मर्डर का कानून बना हुआ है, डकैती का कानून बना हुआ है, चोरी का कानून बना हुआ है, छिनतई का कानून बना हुआ है, किसका कानून नहीं बना हुआ है जिसमें आईपीसी की धारा में उसको सजा हुई है? वो कानून बना है, लेकिन उसमें वायलेशन भी होते हैं, लेकिन सोसाइटी का एक नॉर्म रहता है, उसके अनुसार एक चलता है कि भाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक दल के जो आप जिनके बारे में पूछा था उनके विषय में कहा, उन्होंने गुजरात में जाके काम किया था। गुजरात एक स्टेट है, प्रोहिबिशन आज से नहीं बहुत पहले से लागू है, वहाँ पे लागू है कि नहीं है? यदि वो स्टेट है, वो कहीं भी किस दृष्टिकोण से औद्योगिकरण में पीछे रह गया है, या पर्यटन में पीछे रहा है, या किस चीज़ में पीछे रहा है, वहाँ तो ये पॉलिसी नहीं बदली गई। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने तो पॉलिसी नहीं बदली, इतने सरकार, खुद जो प्रशांत किशोर जी हैं गुजरात में काम करते थे, वहाँ पर क्यों नहीं खुलवा दिया शराब? यहाँ पर जो आकर के वो कह रहे हैं कि भाई शराब खुलवा दीजिए, उनको महिलाओं से, बच्चों से किसी की चिंता नहीं, उनको इस सब की चिंता नहीं है, उनको समाज से क्या मतलब है? उन्होंने कभी देखा ही नहीं है समाज को इस तरह से। बड़े बड़े लोग के साथ यदि संपर्क रहते हैं, शराब की पार्टियों में जाते हैं, ये सब करते हैं, और जो समाज का निचला तबका किस तरह से रह रहा है, कभी एक्सपीरियंस है? देखा है उनको किस तरह से रखा है? तो कोई कमिटमेंट नहीं है भाई। आप यदि इतना आप रहता तो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में शराब खुलवा देते आप। आपने बोला कि सेहत पर असर की बात आपने की कि शराब पीने के बाद जो बीमारियां होती हैं सब, शराब तो बंद हो गई, लेकिन जहरीली शराब का बड़ा मामला है, जिसमें आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। 2016 से लेकर अब तक लगभग 2000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं सिर्फ जहरीली शराब पीने से। इसमें बड़ी घटनाओं में देखा जाए 2024 में सारण और सीवान में 25 मौतें हुई, 2022 में सारण में ही 40 मौतें हुई, 2021 में समस्तीपुर गोपालगंज में 50 से अधिक मौतें हुई। यहाँ तक हुआ है कि पटना हाईकोर्ट ने तक कह दिया 2022 में 2024 में 2 बार ये बोला है कि ये नीति जो है इसकी वजह से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है, गरीबों पर अत्याचार का ही कारण बन रही है, और माफिया, शराब माफिया अभी भी बचा हुआ है। जो भी असर पड़ा ये बाकी इकॉनमी पे पड़ा, तरीके की चीज़ों पे पड़ा, लेकिन माफिया अभी भी बचा हुआ है और जहरीली शराब पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ, देखिए जो आपने आंकड़े दिए हैं वो शराबबंदी के पहले के हैं। मेरे पास अभी स्पष्ट रूप से आंकड़े लेकर के, चूंकि मैं बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको 2015 के पहले का सारे आंकड़े दे सकता हूँ, जिसमें बिहार में शराबबंदी में मतलब कि जहरीली शराब में मौत कहाँ कहाँ हुई है।
जो सारण जिले की बात आप कर रहे हैं, वहाँ भी उसके पहले ही वहाँ पर घटना हुई थी और जिस समय शराबबंदी नहीं थी वहाँ जहरीली शराब से मौत हुई। और कई प्रदेशों में, मैं उड़ीसा में काम करता था, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मैं डीडीसी था वहाँ पर, वहाँ भी देखा कि वहाँ भी जहरीली शराब से मौत हुई। शराब पूरी जगह पे फ्री था लेकिन फिर भी वहाँ पे मौत हुई। तो ये जो, और कई देश में, तमिलनाडु में देखिए वहाँ पे शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से। तो ऐसे आंकड़े जब लेंगे आप पूरी तरह से, तो ये है कि आंकड़ों में आप देखेंगे कि दोनों तरफ से जहाँ पे होती है शराबबंदी है, जहाँ पे नहीं है, दोनों जगह पे मौतें हो रही। ये देखिए जहरीली शराब क्यों होता है? जहरीली शराब होता है कि भाई कि कोई आदमी प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ मिलावट कर करके उसको करके और बेच रहा है, जिसके कंसेप्ट मिथेनॉल बेसिकली उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, मिथेनॉल यदि किसी सोर्स से उसमें मिला दिया जाए तो मिथेनॉल के कारण उसमें जो है जहरीली, नॉर्मली इथेनॉल होता है, इथेनॉल के जब पर मिथेनॉल आप कर दीजिए तो उसमें जो जहरीली शराब बन जाती है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, जो माफिया टाइप के लोग होते हैं, समाज में सक्रिय रहते हैं। वो आप शराबबंदी कीजिए कि नहीं कीजिए, जितना भी शराब मिल जाए, मिलावट करने का काम हर समय होता है। सस्ता भी कीजिए चाहे महंगा भी कीजिए, उसमें मिलावट करते रहेंगे। जो जिनकी प्रवृत्ति है कि किसी तरह से मुनाफा कमाया जाए, तो ऐसे लोग जिनको लोगों की जान की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता रहती है, ऐसे लोग हर समाज में मौजूद रहते हैं और चाहे हो चाहे ना हो इस तरह के काम करते रहते हैं। क्राइम की आप बार बार बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की और क्राइम सुधरने की, आपको सच में लगता है कि क्राइम पहले से, मतलब जितना देश के बाकी राज्यों में, बिहार में अभी भी जो क्राइम का रेट है, एनसीआर की रिपोर्ट है, वो बाकी जो देश है, नेशनल जो एवरेज है, उससे 20% ऊपर चल रहा है अभी भी? नहीं, हाँ, आप देखिए कि बिहार में जो क्राइम का रेट है और जो नेशनल एवरेज है जो भी है, तो ऐसा नहीं कहिए कि बिहार में क्राइम का रेट, जो मेरे पास डेटा भी नहीं है लेकिन मैं आपको डेटा से कोट कर देता कि हम लोग का स्थान जो है टॉप में 22वां स्थान करीब करीब हमारा क्राइम के बीच में है। न 21 राज्यों के बाद हमारा स्थान है औसत में, लेकिन 20%। हाँ, ये तो हमेशा जब औसत की बात हुई तो कुछ ऊपर रहेंगे कुछ नीचे रहेंगे। तो आप देखिए कि जितने राज्य हैं उसमें हमारा स्थान 22वां है, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि एवरेज के ये है 22वां स्थान, आप पूरा का पूरा एवरेज ले लीजिए तो उसमें है। और बहुत सारे मामलों में हम काफ़ी पीछे हैं जो क्राइम का है। और जिस तरह का परिदृश्य है, आप कुछ दिन पहले की बात करें तो विपक्षी दल कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे कि जितना भी बिहार में क्राइम हुआ सब जगह से डेटा मंगा के कंपाइल करके और एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि आज इतना हत्या हुआ, इतना ये हुआ, इस तरह की घटना हुई। तो आप किसी भी समय, चुनाव के समय जो है या किसी भी समय आप डेटा लीजिएगा तो हर समय कुछ ना कुछ मर्डर्स, हर समय कुछ ना कुछ क्राइम्स होते रहते हैं और उस पर कार्रवाई चलते रहती है, लेकिन ध्यान नहीं जाता क्योंकि सोसाइटी के पार्ट में ये लगातार चलते रहता है। क्राइम होंगे, कंट्रोल होगा, उसको सजा दिलाई जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरह का काम ये रेगुलर चलते रहता है। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है, हमेशा मेंटेन किया जाता है। आप कह रहे हैं क्राइम नहीं रुकेगा? क्राइम कहाँ, किस सोसाइटी में क्राइम रुका है? आप बताइए। कम तो कर सकते हैं। कम तो कर रहे हैं ना, मेंटेन कैसे कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ठीक है सर, क्राइम से एक दूसरे तरह के क्राइम पर आते हैं जो युवाओं के साथ एक क्राइम है कि जब भी वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में, इसको लेकर एक पूरा तंत्र काम कर रहा है और इतना बड़ा तंत्र है कि मुझे लग रहा है कि नीतीश सरकार बहुत लेवल पर फेल हुई है उनको कंट्रोल करने में। अभी आप देखेंगे नीट का, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके पेपर लीक हो गए। तो आपको कहाँ लग रहा है कि सर ये जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, इसको कंट्रोल करने में नीतीश सरकार कहाँ फेल हो रही है और क्या प्लान है फिर इसको? देखिए, ये ऐसी बात नहीं कि अभी, बहुत पहले से जो है विभिन्न राज्यों में इस तरह का एक सिंडिकेट वगैरह काम करता था, तरह तरह से काम करता था। ये आपको मानना पड़ेगा कि पहले भी बहुत जगह पे, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे उससे पहले की सरकार रही हो, ये घटनाएं हुई हैं और इस पर कंट्रोल किया गया। जब यहाँ पे जब भी हुआ है तो तुरंत जो है उस पर पूरा का पूरा कमेटी बैठ करके क्या घटना हुई, कैसे उसमें क्या क्या कमियां रह गई, उसको एनालाइज किया गया है। आप देखिए, एक कमी को हाईलाइट कर सकते हैं, मीडिया इसको हाईलाइट कर सकती है, लोग हाईलाइट, विपक्षी दल हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान निकालना पड़ता है। जो जितना भी आपके लोग हैं, आजकल क्या हुआ, जब से टेक्नोलॉजी, पहले थोड़ा दिक्कत थी। पहले क्या था कि व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था,
पहले लोग जो है फट से व्हाट्सअप नहीं कर देते थे, भेजने में भी दिक्कत आती थी, फैक्स का ज़माना था, ये सब का ज़माना था, उससे पहले और भी दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, जैसे ब्लूटूथ और ये सब इक्विपमेंट का प्रचार हुआ, तो इसमें जो है जो अपराधी भी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं, और अपराधियों को भी देखा गया है कि वो तरह तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारे प्रोटेक्शन मेजर को फेल करने में लगे रहते हैं। यहाँ भी हमेशा एक लड़ाई है, आपको टेक्नोलॉजी के रूप में आपको हमेशा जो है वो चेक करते रहना पड़ता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, कैसे उसका दुरुपयोग हो सकता है, और इस तरह से लोग जो करते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला है, जितना भी आप बिहार में एग्ज़ाम देख लीजिए, यदि हम लोग को पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो हमने तुरंत कैंसिल कराया है और फिर से री एग्ज़ाम कराया है। और सर मेरा इसमें एक सवाल है कि ठीक है जो भी आपने बोला, लेकिन फिर छात्रों पर लाठियाँ क्यों चल जाती हैं? अगर छात्र विरोध करने आते हैं तो हमेशा ऐसे विजुअल आते हैं जहाँ छात्रों को बुरी तरह से लाठियों से मारा जा रहा है, और बिहार में पिछले 2-3 साल से लगातार इस तरह के विजुअल। देखिए, ये उनसे पूछिए जो लोगों को बरगलाते हैं। बेसिकली पुलिस देखिए पुलिस कंट्रोल में है, लेकिन आप क्या मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरा डैमेज करा दीजिए, बीपीएससी को आग लगवा दीजिए और ये सब होगा, तब होगा आपको। आप जब ये बोल रहे हैं, जब उस समय आग लग जाएगी बीपीएससी में और तंत्र आपका खत्म हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि आपके रहते ऐसे क्यों हो गया। तो दोनों तरह से तो प्रशासन दोषी है। आपके मैनेजमेंट का कोई दूसरा सर आप नहीं आप देखिए, जब भी है ये प्रॉपर्टी भी पब्लिक की है, सारी व्यवस्था पब्लिक की है, पब्लिक प्रोटेस्ट करे, शांति से प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये जानबूझ करके जो तत्व होते हैं उनको भड़काते हैं और भाड़े के लोग ला करके। आजकल तो ये ज़माना है कि आप इसको भी रिसर्च कर लीजिए कि लोग आजकल भाड़े पे मिलते हैं जो जा करके इस तरह से भड़काते हैं, और कई जो है दल और इस तरह के लोग, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले लोग जो हैं, इसको जानबूझ के भड़काते हैं ताकि जा करके इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस तरह का चीज़ हो जाए। जब लोगों को जब एक जगह पे कहा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना चाहिए। और जब महात्मा गांधी जो है हमारे बापू थे, स्वतंत्रता संग्राम के इतने बड़े नायक थे, उन्होंने प्रोटेस्ट के माध्यम से किया, लेकिन प्रोटेस्ट में उन्होंने कभी हिंसा को प्रमोट किया? कभी नहीं किया। बिहार सरकार और बिहार के हमारी पार्टी छात्रों के साथ है। यदि छात्र के साथ नहीं होती तो इतने रोजगार के अवसर क्यों क्रिएट करती? सवाल ये है मनीष जी, मैं आपको एक 10 साल की छोटी सी लिस्ट बताता हूँ। नीट यूजी 2024, बीपीएससी, बिहार कांस्टेबल, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, 67 बीपीएससी सीसी, बीएसएससी क्लर्क, कांस्टेबल पुलिस रिक्रूटमेंट 19-21, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए सवाल, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आप कब तक चाहते हैं कि ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे? देखिए, ये तो 10 साल से चल रहा है, आपके सामने लिस्ट गिना रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और तो ये रोकना किसकी जिम्मेदारी है? रोकना जो हमारी जिम्मेदारी है। हम तो कह रहे हैं कि हम कांस्टेंट स्ट्रगल कर रहे हैं और कांस्टेंट इस पे काम कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पे दिक्कतें हुई, बिहार बोर्ड में दिक्कत हुई, उसको सुधारा गया। आज देश का लीडिंग बोर्ड है, तो जहां भी कमी हुई उसको सुधारा गया। दोबारा थोड़ी हुआ वहां पर, जहां पे भी कमी आई उस सेम गलती को यदि दोबारा हो जाए तब ना आप कहिए। अब हर परिस्थिति को, लेकिन नया कुछ चीज ला करके नई चीजें फैक्ट आएगी तो उसमें समाधान निकालना पड़ेगा। ये आप भी सोचिए कि नया प्रॉब्लम जब जनरेट होता है, नई समस्याएं आती है तो उसको हैंडल किया जाता है। 3 बार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्जाम 3 बार हुआ तो 3 बार रद्द हुआ और उस पर ठीक ठाक कार्रवाई हुई ना। पर पेपर लीक नहीं रुका ना, दिक्कत ये रही। लीक हुआ ना, रुका है। अब देखिए, उसमें जो चेयरमैन उन पे कार्रवाई हो रही है। यदि सरकार की मंशा साफ नहीं होती तो जो चेयरमैन उस पर कार्रवाई होती। बताइए, सरकार जो गड़बड़ी कर रहा है उसके साथ है, सरकार तो हमेशा उसके खिलाफ है और हमेशा कोशिश रहे कि स्वच्छ तरीके से हो। एक बस आखिरी सवाल है आपसे ये कि बिहार को आपने इतने साल ऑफिसर रहे बिहार में, फिर सीएम के सलाहकार रहे, अब आप एक पॉलिटिशियन हैं। आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बिहार को कैसे देखते हैं या कहाँ देखना चाहते हैं? बिहार का बहुत स्वर्णिम भविष्य है। बहुत लोग हैं तरह तरह का लुभावना प्रॉमिस करता रहेगा, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। मैं यही कहूँगा, भरोसा उसी पे कीजिए जो भरोसे लायक हो, जिन्होंने करके दिखाया है। और नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार में करके दिखाया है।
भरोसा उन्हीं पे कीजिए, यही मैं जनता से कहूँ। शुक्रिया मनीष जी। धन्यवाद। धन्यवाद।